हाँ, तो छात्रों हम बात कर रहे थे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पक्ष में एक और हमारे पास ऐसा ही प्रमाण आता है जिसका परिणाम अपन देखेंगे, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। हम सब जानते हैं कि परमाणु के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम की वर्णक्रमीय रेखाओं की कुछ स्वाभाविक मोटाई या चौड़ाई होती है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से इस स्वाभाविक मोटाई या चौड़ाई की व्याख्या अपन निम्न प्रकार करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कुछ क्षण रुककर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ठहरने का जो औसत समय है आप सब जानते हैं, ठीक है, और वो लगभग उसका जीवन काल कहलाता है और उसका मान लगभग 10⁻⁸ सेकंड होता है। ये औसत है, ऐसा नहीं है कि हर एक ऊर्जा स्तर में या हर एलिमेंट में एक निश्चित है, लेकिन हमने सबका जो एवरेज निकाला है आगे पीछे निकाल करके वो एक तरह से तो एक ये माना जाता है कि औसतन 10⁻⁸ सेकंड अपनी वो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल रहता है, उसके बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में या जिस दूसरी स्टेट में जिसमें भी जाना चाहता है स्टेट में उसमें वो क्या करता है, संक्रमित करता है, इसमें ट्रांजिशन करता है। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन और कण के ठहरने के समय की अनिश्चितता, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए आपके सामने की है कि ठहरने के समय की अनिश्चितता है, कोई निश्चित नहीं 10⁻⁸ सेकंड है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी, के फलस्वरूप उत्तेजन समय या उसके जीवन काल में अनिश्चितता के कारण उत्तेजित ऊर्जा स्तर की चौड़ाई निर्धारण में अनिश्चितता। अब वहाँ जो ऊर्जा में प्राप्त हो रही है उसकी ऊर्जा में ही अनिश्चितता आ जाएगी, क्यों, ट्रांजिशन समय जो हमारे पास वहाँ ठहरने का समय में जो अनिश्चितता है तो उसके कारण से एक स्तर से दूसरे स्तर में जो उसके संक्रमण के फलस्वरूप जो ऊर्जा का अंतर आएगा उस ऊर्जा के मान में भी क्या आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लगातार बहुत से होते हैं कि एवरेज हमारे सामने आता है तो उसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ई का मान h/2 डेल्टा टी, चूँकि टी का मान औसतन हम 10⁻⁸ सेकंड मानते हैं, तो यहाँ औसतन के आधार पर यदि हमारे पास उसकी ऊर्जा में जो हमारे पास अनिश्चितता का मान प्राप्त होता है वो कैलकुलेट करते हैं। h का मान हम सब जानते हैं 1.054 × 10⁻³ होता है, डेल्टा टी का मान रख दें जिसकी वैल्यू आती है 3.3 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में डेल्टा ई का स्वाभाविक विस्तार होगा। स्वाभाविक शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, नेचुरल है, यहाँ किसी प्रायोगिक की त्रुटि के कारण से नहीं हो रहा है, लेकिन उसके किसके कारण से हो रहा है, चूँकि वहाँ एक्साइटेड स्टेट में ठहरने का जो समय है पार्टिकल्स का उसमें कितनी अनिश्चितता है, वो नेचुरल है, वो किसी से प्रभावित नहीं है, ठीक है, इसके कारण से उसकी ऊर्जा में जो अनिश्चितता है वो इतनी है। इस अनिश्चितता के कारण से ही उस वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रमी रेखा के क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार या उसकी चौड़ाई या विस्तार समय दिखाई देता है। अतः ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में भी डेल्टा न्यू स्वाभाविक विस्तार आ जाएगा। तो ऊर्जा में चूँकि ऊर्जा h नहीं होता है, h का मान तो कांस्टेंट है, तो ऊर्जा में अनिश्चितता है तो उसकी आवृत्ति में भी क्या होगी, अनिश्चितता होगी। इसलिए डेल्टा ई के करस्पॉन्डेंस h डेल्टा न्यू यदि मानते हुए डेल्टा न्यू का मान यदि ज्ञात करना चाहें, मतलब आवृत्ति में अनिश्चितता कितनी होगी, तो डेल्टा ई/h ये सारे मान रखें, थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसका मान जो हमारे पास आता है 7.96 × 10⁻⁶ पर सेकेंड आता है। अतः उत्तेजित परमाणु कभी भी एकल आवृत्ति के फोटोन विकिरण उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि आवृत्ति न्यू और आवृत्ति में अनिश्चितता डेल्टा न्यू, ठीक है, तो इसलिए न्यू माइनस डेल्टा न्यू से और न्यू प्लस डेल्टा न्यू आवृत्ति परास में फोटोन विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसलिए आपने कई बार ये देखा होगा कि हम जनरली कि एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण के बजाय हम चाहे आपने 12th क्लास में पढ़ा है चाहे आपने और जगह पढ़ा है, हमेशा क्या करते हैं कि न्यू और न्यू प्लस डेल्टा न्यू के बीच विकिरणों की मात्रा, कभी भी हमने न्यू आवृत्ति के विकिरण की मात्रा नहीं लिखा, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि उसके अंदर कभी भी एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित होते ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या होता है, एक स्वाभाविक नेचुरल थोड़ी उसके अंदर विड्थ होती है, इसलिए उसकी रेंज होती है। इसीलिए हम बार बार ये लिखा जाता है। इसका हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जानने को मिल रहा है कि ये किसके कारण से है, क्योंकि अनिश्चितता के कारण से। उस अनिश्चितता को हम हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, कम से कम किया जा सकता है किसी और फैक्टर के कारण से, किसी के कारण से, लेकिन ये अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। इसलिए हमेशा कभी भी एकल आवृत्ति के फोटोन विकिरण उत्सर्जित नहीं मानते, बल्कि एक रेंज के माने जाते हैं। किसके मानते हैं, एक परास के विकिरण माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि माइनस डेल्टा न्यू से प्लस डेल्टा न्यू
कि हमने मान रखा है। बाकी जनरली हम जो प्रायोगिक तौर पर लिखते हैं वो आवृत्ति न्यू और न्यू प्लस डेल्टा न्यू के मध्य उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, इसीलिए लिखा जाता है जगह जगह। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि क्यों इस स्पेक्ट्रमी रेखा या जो हमारे पास विकिरण है उसके संगत जो स्पेक्ट्रमी रेखा हैं उनके अंदर स्वाभाविक विस्तार आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम शून्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये 4 जो अपने एप्लीकेशंस अभी आपने देखी हैं। नंबर 1 आपने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बोर के द्वारा प्राप्त है, बिल्कुल सेम है। दूसरा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होना, ये बात भी यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। तीसरा, आपने देखा सरल आवर्ती दोलक की जो मूल अवस्था में या विराम अवस्था में ऊर्जा का मान है वो शून्य नहीं होता, बल्कि हाफ h क्रॉस ओमेगा होता है। वो श्रोडिंगर पिक्चर की सहायता से श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल करने पे वही रिजल्ट प्राप्त होता है सरल आवर्ती गति के लिए, वो यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से भी प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखा के जो स्वाभाविक विस्तार की बात हो रही है उसमें भी इतना ही विस्तार प्राप्त होता है, आवृत्ति में जो परिवर्तन आ रहा है। और दूसरी जो हमारे पास स्पेक्ट्रमों के हम जो प्रायोगिक दृष्टि से देख रहे हैं उसका मान प्रायोगिक तौर पर यहाँ सैद्धांतिक तौर पर जो मान प्राप्त हो रहा है और प्रायोगिक तौर पर वहाँ जो प्रायोगिक मान होता है उन दोनों में समानता ये बात को सिद्ध करती है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपनी जो परिकल्पना साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने 1927 में प्रस्तुत की थी वो कैसी है, बिल्कुल सत्य है, वैध है। धन्यवाद। तो यहाँ पर इतना ही आपके सिलेबस में है। आगे हम अगले जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स के जो लैंग्वेज जिसको कहा जा सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक और जो कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो इस चैप्टर के अंदर अपने ये बात पढ़ी है कि किस प्रकार से चिरसम्मत यांत्रिकी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कैसे है असफल है, वो 3-4 प्रॉब्लम आपने समझी। फिर एक नया कंसेप्ट वहाँ आपने देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब एक तीसरा जो हम जानना चाह रहे हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल है वो श्रोडिंगर समीकरण की तरफ है। लेकिन श्रोडिंगर समीकरण को जानने से पहले, ऑपरेट करने से पहले हमें यहाँ की एक तरह से कुछ संकारक की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ये एक तरह से कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की यहाँ पर हमने आवश्यकता है। कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं, लेकिन वो ऑपरेटर्स क्या हैं फिजिक्स के अंदर, उस ऑपरेटर्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में आप जानते हैं कि आपने 4 ऑपरेटर्स ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने देख रखे हैं। बेसिक जो मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स वहाँ पर इस दृष्टि से देखें। लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कंसेप्चुअली दृष्टि से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भौतिक निकाय की अवस्था बाह्य बल या अन्योन्य क्रिया द्वारा प्रभावित होकर परिवर्तित, हम सब जानते हैं जब तक वस्तु एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं आती, जब तक उस पर किसी बाह्य या एक्सटर्नल फोर्स या अन्योन्य क्रिया नहीं होती। ठीक है, ये अपने जड़ के नियम में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी देखते हैं। ऐसे बाह्य बल और अन्योन्य क्रियाओं के प्रभावों को, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस को यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में संकारकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स मैथमेटिक्स में आप संकारक देखते हैं, सब संकारक ही है। डी/dx भी एक संकारक है, ठीक है, इंटीग्रेशन भी आपके एक संकारक है, e की घात भी आपके भी एक संकारक है, लॉगरिथम लेना भी एक संकारक है। तो मैथमेटिकल जो संकारक आपके पास है वहाँ की तुलना में या फिजिक्स में जो संकारक अपने खासकर क्वांटम मैकेनिक्स में जो संकारक की कंसेप्ट की बात आपसे करेंगे, तो यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो जो लगने वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनको एक तरह से ऑपरेटर्स के द्वारा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उसके प्रभाव को व्यक्त कर रहे हैं एक तरह से। तो ये बहुत कंसेप्चुअल मामला है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से आप पढ़ें। इसी प्रकार मापन प्रक्रिया में भी मापक उपकरण को एक संकारक से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? कि उसके कारण से भी उस निकाय की अवस्था में परिवर्तन संभव है। मैंने पिछली बार भी आपने देखा कि स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के अंदर वहाँ पर जो अन्योन्य क्रिया होती थी, उस अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप स्थूल जगत पर कोई ज़्यादा खासा प्रभाव नहीं पड़ता था, उसकी स्थिति पर भी कोई अंतर नहीं आता था। इसलिए वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने देखा था कि वो माइक्रो जगत पर कैसा ज़्यादा एक तरह से प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है, ठीक है, लेकिन स्थूल जगत पर वो परिलक्षित नहीं होता। उसका कारण क्या था? यही कारण था कि जो इंट्रैक्शन के कारण से उसमें परिवर्तन जो होना था वो स्थूल जगत पर प्रभावी नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो सूक्ष्म जगत है वहाँ पर इस मापन प्रक्रिया से, इस अन्योन्य क्रिया से, क्योंकि कोई भी उपकरण होगा, मापक उपकरण होगा, उसके द्वारा सिस्टम पर कोई अन्योन्य क्रिया होगी। उस अन्योन्य क्रिया से उसका यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसके कारण से भी क्या आ जाएगा, निश्चित आ जाएगी। तो उस
इस मापन उपकरण को भी यहाँ एक तरह से मैथमेटिकली, चूँकि वो उस अवस्था में परिवर्तन को लाएगा और चूँकि एक्सटर्नल फोर्स भी अवस्था में परिवर्तन को लाता है, तो यहाँ उस मापक उपकरण को भी एक तरह से हम ऑपरेटर से ही संकेत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में समानता है। इसलिए मापन प्रक्रिया में भी अन्योन्य क्रिया ही होती है। अतः भौतिक निकाय की एक या प्रारंभिक अवस्था को किसी एक तरंग फलन और संक्रिया के पश्चात भौतिक अवस्था की दूसरे गणितीय फलन से यदि व्यक्त करें, ठीक है, तो गणितीय भाषा में, ठीक है, संकार की गणितीय संक्रिया की भाषा में यदि बात करना चाहें तो गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर संक्रिया लागू करने पर दूसरा फलन प्राप्त होता है। आप मैथमेटिक्स में भी यही करते हैं, जो कोई ऑपरेटर के सामने कोई यदि सामने फलन आ जाता है तो ऑपरेटर उस फलन को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। करता आवश्यक नहीं है, मे भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है, कुछ फलन, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम फलन को प्राप्त करते हैं, उसके लगाने से उस पर फलन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था के लिए एक तरंग फलन और संक्रिया के पश्चात प्राप्त दूसरी अवस्था को यदि किसी अन्य गणितीय फलन से या दूसरे तरंग फलन से व्यक्त करें, हो सकता है वो दूसरा तरंग फलन एक्सेप्शनल केस में प्रारंभिक तरंग फलन के बराबर ही प्राप्त हो जाए। लेकिन चूंकि ऐसा हर एक केस में नहीं होता, जनरली वो अवस्था परिवर्तन करेगा, उसके संगत दूसरा तरंग फलन प्राप्त होगा। इसलिए हम ये क्या लिखते हैं, इसको सामान्य तौर पर क्या लिखते हैं, ठीक है, यदि संकारक को ए कैरेट, चूँकि ऊपर जो कैप है कई बार इसको, तो यहाँ बोलने के लिए इसको कैरेट शब्द का यूज़ करते हैं। तो संकार ए कैरेट को निम्न नियम से या मैथमेटिकली निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, ए कैरेट साई बराबर फाई। साई कोई प्रारंभिक अवस्था के संगत तरंग फलन या फलन है केवल, और ऑपरेट करने के पश्चात उसके ऊपर जो ऑपरेटर लग जाता है उस पर कोई अन्य क्रिया हो जाती है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई मापक उपकरण का प्रभाव आ जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो परिणाम रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्टेंट आउटपुट जो प्राप्त होता है, तो उसको यहाँ से फाई से संकेत कर रहे हैं। तो साई संकारक से संक्रिया से फलन से पहले है और संक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाला फलन कौन सा, यहाँ पर फाई है। क्वांटम यांत्रिकी का गणितीय निरूपण या रूप संकारक सिद्धांत पर ही हुआ है। आगे चल के सारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी, शुद्ध रूप से मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के रूप में उसको व्यक्त करेंगे। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक लगा है वो सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स लगी हैं, फिजिकल कंसेप्ट उसके पीछे लगे हुए हैं। इसलिए तब तक यदि हमारे दिमाग में उस ऑपरेटर के बारे में क्या फिजिक्स लगी हुई है, क्या इंटरेक्शन को व्यक्त कर रहा है, किस फोर्स को व्यक्त कर रहा है, किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें प्रारंभिक नॉलेज दिमाग में होनी चाहिए। तो इसका हम रिजल्ट समझ में आएगा कि यहाँ इस लगाने से क्या परिणाम मिलता है और इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। अदरवाइज केवल मैथमेटिकली इसको हम याद कर लें और उसके बाद फिजिक्स का कुछ पता ही नहीं लगे, तो यहाँ उसका कोई फिजिक्स का कंसेप्ट एक तरह से मकसद पूरा नहीं होता, उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए पहले ये आवश्यक है कि आप ऑपरेटर्स के बारे की फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी फिजिकल एक तरह से डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में आप गहराई से समझें। तो इसलिए प्रत्येक प्रेक्षण योग गतिकीय चर, यहाँ शब्द जो एक एक वर्ड हैं, प्रेक्षण योग, बहुत से ऐसे हैं जिसको प्रेक्षण नहीं ले जा सकते। गतिकीय चर हैं जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास या राशि हैं, जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग आदि के संगत एक संकारक परिभाषित किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के। चाहे कोई भी हमारे पास, ठीक है, प्रेक्षण योग्य कैसा गतिकीय चर होगा, उसके संगत हम यहाँ पर उसके संगत एक संकारक जरूर परिभाषित करेंगे और उस गतिकीय चर के स्थान पर संकारक का यूज करते हैं। नेक्स्ट, श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी में संकारकों को अवकलजों के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग विधा में पिक्चर में संकारकों को मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त करेंगे। अभी आप तो देख रहे थे कि हम फोर्सों को, अन्योन्य क्रियाओं को संकारकों के रूप में, और आगे चल के जब हाइजेनबर्ग पिक्चर की सहायता से फिजिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ बजाय इन संकारकों को के ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में या टेंसर फॉर्म में आगे चल के कन्वर्ट कर देंगे। संकारक के संकेत के लिए किसी भी अक्षर के ऊपर एक कैप जिसको लगाते हैं, यहाँ पर उसको ये संकारक को लगाया जाता है तो कैरेट बोला जाता है, का उपयोग करते हैं, जैसे ए कैरेट, बी कैरेट, सी कैरेट। संकारक हमेशा अपने दाईं तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है, ये बिल्कुल विशेष आपको ध्यान देने योग्य बात। यदि किसी संकारक के लेफ्ट साइड में यदि कोई फलन लगा हुआ था तो संकारक का प्रभाव उस लेफ्ट साइड के फलन पर कोई हम नहीं मानते, संकारक के राइट साइड में जो फलन होगा उस पर उसका प्रभाव हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अब यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में कितने तरह के संकारक हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हमने जो सरलता की दृष्टि से जो यूज करते हैं आपके थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में समझें या ग्रेजुएशन लेवल पे समझें, वो रैखिक संकारक किए जाते हैं, लीनियर संकारक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ संकारकों की कई वेराइटीज़ हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगी। रैखिक संकारक अलग होंगे, नल आपके पास यूनिट संकारक अलग होंगे,
फिर एक शून्य संकारक अलग होंगे, फिर रैखिक संकारकों की भी एक कंडीशंस होगी, ऐसे कौन कौन से संकारक हैं जो रैखिक माने जा सकते हैं और कौन कौन से संकारक जो रैखिक नहीं माने जा सकते हैं। ये सारी चर्चा आप पूरे संकारक की डेफिनेशन के पश्चात संकारकों के विभिन्न प्रकार के जो प्रकार हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी अपन को यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी और एक बार वो पढ़ लेंगे तो हमें आसानी से हो जाएगी। धन्यवाद।